हेलो एवरीवन, दिस इज़ निकिता सहरावत एंड मैं आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट, जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिस्ट्री का ये चैप्टर रहेगा, फर्स्ट चैप्टर है हमारे 10th क्लास का। इसके अंदर आप लोग ये देखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं और केमिकल इक्वेशंस जो होती हैं वो क्या होती हैं, कैसे वो बनती है। जैसे केमिकल रिएक्शंस को हम लोग अगर लेकर के चलते हैं, केमिकल रिएक्शंस, तो केमिकल रिएक्शन हमारी कौन सी होती हैं। आप मान लो कि गर्मियों का दिन है, आपने दूध को बाहर रख दिया है, रसोई में आपने बाहर छोड़ दिया, उसको फ्रिज में नहीं रखा है दिन में, तो क्या होता है, जो हमारा दूध होता है वो फट जाता है। ठीक है, समर्स के अंदर अगर हमने एक ह्यूमिड टेम्परेचर के अंदर तवा रख दिया या आयरन की कोई भी चीज़ रख दी है, जैसे कि आप लोग देखते हो कि लोहे की कोई भी चीज़ होती है तो उस पर पानी लग जाता है, या जो ऐसा टेम्परेचर होता है, बारिश का मौसम होता है, तो उसमें क्या होता है, वो जंग खाने लग जाता है। तो जंग खाता है तो वो क्या होता है, क्या चीज़ है वो उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जो आयरन है उसके साथ में जो वाटर या जो ह्यूमिडिटी है, जब वो रिएक्ट कर रही है तो वो क्या बना रहा है, वो जंग पैदा कर रहा है उसके ऊपर, उस आइटम के ऊपर, या आप बोल सकते हो उस जो आयरन नील है उसके ऊपर, उस प्रोडक्ट के ऊपर। तो ये क्या हो रहा है कि जब जो आयरन है वो ह्यूमिडिटी या वाटर के साथ में मिल रहा है तो वो जंग उसके ऊपर लग रहा है। क्या है ये, एक केमिकल रिएक्शन है, यानी कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। आप लोग जो खाना पकता है, ठीक है, खाना पकता है, कैसे गैस के ऊपर पकता है, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर मिक्स होती है, तो वो क्या चीज़ है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। हम लोग जीवित हैं, हम लोग सांस ले रहे हैं, हम लोग खाना खा रहे हैं, हम लोग फूड डाइजेस्ट कर रहे हैं, ये सब कुछ क्या है, ये हमारा केमिकल रिएक्शन ही है। केमिकल्स जो हैं अलग अलग हमारी बॉडी के अंदर वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, है ना। ग्रेप्स जो हैं वो फर्मेंटेड होती हैं, तो ये सब कुछ क्या है, ये एक केमिकल रिएक्शन है। तो इसी चीज़ के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे, इस पूरे के पूरे चैप्टर में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो आपकी NCERT की बुक है उसके अंदर आपको एक्टिविटी दी हुई है 1.1, उसके अंदर क्या लिख रखा है, देखिए। एक्टिविटी के अंदर लिखा हुआ है, क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर। ये आपको अपनी लैब के अंदर करना है। क्या करना है कि एक मैग्नीशियम रिबन लेना है 3 to 4 सेंटीमीटर का, और उसको सैंड पेपर से साफ़ करना है। फिर आप उसको टोंग से, ये टोंग्स हैं जो चिमटे के जैसी होती हैं, रसोई में चिमटा होता है वैसी टोंग्स हैं, इनकी हेल्प से आप इस सैंड पेपर को पकड़िए और इस बर्नर से इसको जलाइए। जब आप इसको जलाओगे तो ये जो हमारे वॉच ग्लास है, इसके अंदर जो इसकी राख होगी जलने के बाद वो आके गिरेगी, आप उसको कलेक्ट कीजिए, ठीक है। तो आप ये देखना कि ये जो ऐश है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, ये मैग्नीशियम रिबन है, इसकी जो ऐश है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में यहाँ पर आकर के गिरेगी। आप इसको कलेक्ट कीजिए और आप इसको ऑब्ज़र्व करिए। तो आप क्या ऑब्ज़र्व करेंगे, आप लोग देखेंगे कि जो मैग्नीशियम रिबन है ये कैसे जलता है, एक डिजलिंग फ्लेम के साथ में जलता है और एक वाइट पाउडर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। इस पाउडर को बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये किससे बनता है, ये बनता है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो कि एयर के अंदर प्रेजेंट है उससे मिक्स होकर के, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन तो था हमारा, साथ में जो ऑक्सीजन थी हमारी एयर के अंदर उससे ये रिएक्ट किया है और इसने बनाया है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये इसने केमिकल रिएक्शन किया है, और ये तो केमिकल रिएक्शन था और हमने इसको इस तरीके से लिखा है, ऐसे हमने इसको डिनोट किया है, इसके सिंबल्स के साथ में हमने इसको जो दर्शाया है, ये हमारी हो गई केमिकल इक्वेशन। जब हम लोग केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक फॉर्म में लिख करके एक्सप्रेस करते हैं कि किस के अंदर क्या ऐड हुआ, किसके साथ में क्या रिएक्ट हुआ, उससे हमें क्या प्रोडक्ट मिला, वो होता है हमारा केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि केमिकल इक्वेशन हमारी क्या होती है। द वर्ड इक्वेशन फॉर केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब ये हमने केमिकल इक्वेशन ली है, ये हमारी केमिकल इक्वेशन हो गई। तो जो लेफ़्ट साइड में प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे रिएक्टेंट्स,
ठीक है, कि मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट किया है। जो दो प्रोडक्ट आपस में साथ में होते हैं लेफ़्ट साइड में या जिनके बीच में रिएक्शन होती है वो होते हैं हमारे रिएक्टेंट्स, और जो हमें लास्ट में मिलता है जो हम राइट साइड में लिखते हैं ये होता है हमारा प्रोडक्ट। यानी कि जो हमें प्रोडक्ट मिला है उसको हम लोग राइट हैंड साइड में लिखते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसको देखेंगे। The substance that undergo chemical change in the reaction magnesium and oxygen are the reactants, and new substances magnesium oxide formed during the reaction as a product। ठीक है, तो यानी कि जो नया सब्सटेंस बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड से रिएक्शन के दौरान वो क्या बना है हमारा प्रोडक्ट है, और जिनसे बना है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से वो हमारे रिएक्टेंट्स है। उसके बाद है हमारा अ वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो प्लेस्ड बिटवीन देम। ठीक है, ये रही एरो। ओके, इसने क्या बोला है, वर्ड इक्वेशन जो है वो रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में चेंज करते हुए दिखाता है थ्रू एन एरो बिटवीन देम, और जो रिएक्टेंट्स हैं उन वो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे जाते हैं विद अ प्लस साइन बिटवीन देम, और इसी तरीके से जो प्रोडक्ट्स हैं वो राइट हैंड साइड पे लिखे जाते हैं विद अ प्लस बिटवीन देम। यहाँ पर हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बना है, दैट इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर हमारा और कोई प्रोडक्ट भी साथ में बनता तो हम प्लस लिख के उसको भी साथ में लिखते। ठीक है, ये जो एरो हेड है ये प्रोडक्ट की तरफ होता है, ये जो एरो हेड ये है ना ये हमेशा प्रोडक्ट की तरफ होता है, और ये क्या दिखाता है, ये डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन दिखाता है। यानी कि इन दोनों से मिल कर के ये प्रोडक्ट बना है। ये एरो हेड है ना, तो ये डायरेक्शन दिखा रहा है कि रिएक्शन जो है ये इससे इस तरफ जा रही है। ठीक है, होप कि आपको यहाँ पर केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशन समझ में आया होगा कि ये क्या होता है। अब हम लोग आते हैं राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। मैंने आपको राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन भी करवा दिया है यहाँ पर साथ ही साथ में, जो आपका 1.11 है एनसीईआरटी के अंदर, कि हमारा था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, हमें दे रहा था मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर हमने मैग्नीशियम ऑक्सीजन इन सब के जो हैं सिंबल्स को यूज़ किया है। सिंबल्स को यूज़ करके जब हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की ऐसे इक्वेशन बनाते हैं इसको हम लोग केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस के अंदर आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा होगा क्लास 9th के अंदर, कि वो क्या बोलता है कि मास जो होता है वो कभी भी क्रिएट नहीं हो सकता है और ना ही वो कभी भी डिस्ट्रॉय हो सकता है केमिकल रिएक्शन में। यानी कि जो टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स है जो प्रोडक्ट्स के अंदर है केमिकल इक्वेशन के अंदर, वो किसके बराबर होना चाहिए, टोटल मास ऑफ केमिकल जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं एलिमेंट्स होते हैं जो रिएक्टेंट के अंदर हैं। यानी कि यहाँ पर मैग्नीशियम का अगर एक एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, तो यहाँ पर प्रोडक्ट में भी हमें ऑक्सीजन के 2 एटम्स होने चाहिए और मैग्नीशियम का 1 एटम होना चाहिए। तो ये जो हमारी केमिकल रिएक्शन होगी ये बैलेंस होगी। यानी कि जो मास हमारा रिएक्टेंट्स थे जब हमारे एलिमेंट्स सब था, वही मास हमारा प्रोडक्ट जब बन गया है उस टाइम पर भी होना चाहिए। यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो यहाँ पर एप्लीकेबल होगा और यहाँ पर वो सेटिस्फाई भी करेगा। इन अदर वर्ड्स, जो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हैं हर एलिमेंट के, वो केमिकल रिएक्शन में पहले और बाद में सेम रहने चाहिए। यानी कि पहले अगर यहाँ पे 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन है तो प्रोडक्ट में भी 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन ही होने चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इसको करें बैलेंस। यहाँ पर बैलेंस करते हैं। देखो मैग्नीशियम के कितने एटम हैं यहाँ पर, इसके अंदर मैग्नीशियम का तो सिर्फ और सिर्फ 1 एटम है। ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, ऑक्सीजन के हमारे पास 2 एटम है, तो हमें प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन 2 करनी है। क्या करेंगे, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऑक्सीजन के 2 एटम्स हो गए, लेकिन इधर तो फिर मैग्नीशियम के भी 2 एटम्स हो गए। तो हम यहाँ पर जो रिएक्टेंट्स हैं उनके अंदर भी मैग्नीशियम को क्या कर देंगे, ट्वाइस कर देंगे। ठीक है, तो रिएक्टेंट के अंदर हमारे 2 मैग्नीशियम हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए, प्रोडक्ट में भी हमारे 2 मैग्नीशियम हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए। यानी कि सभी के सभी एटम्स जो रिएक्टेंट्स में थे और जो प्रोडक्ट्स में है नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है। तो यानी कि जो हमारी केमिकल इक्वेशन है ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। एक और हम लोग इसका एग्जांपल लेकर के चलेंगे, जैसे कि Fe यानी कि आयरन
प्लस वाटर जो है वो हमें दे रहा है Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, हम लोग ये वाली इक्वेशन लेकर के चलते हैं। इसके अंदर ये क्या है, ये हैं हमारे रिएक्टेंट्स जो लेफ़्ट साइड में लिखे हुए हैं, ये हैं हमारे रिएक्टेंट्स। एरो हेड इधर है राइट हैंड साइड, यानी कि हमारी जो इक्वेशन है वो, यानी कि जो हमारी रिएक्शन है और जो हमारी इक्वेशन है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रही है। तो यानी कि ये हो गए हैं हमारे प्रोडक्ट्स। ठीक है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आपको समझ में आए। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, क्या देखेंगे हम लोग, इधर हम लोग देखते हैं अब एटम्स के बारे में कि किसके कितने एटम्स हैं। आयरन का यहाँ पर हमारा 1 है, हाइड्रोजन का 2 है, ऑक्सीजन का 1 है। ठीक है, हम लोग प्रोडक्ट्स की तरफ चलते हैं। आयरन 3 हो गए, ऑक्सीजन 4 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया। यानी कि जो हमारा हाइड्रोजन जो था प्रोडक्ट्स के अंदर और रिएक्टेंट के अंदर ये तो सेम है, लेकिन ऑक्सीजन चेंज हो गया है, आयरन चेंज हो गया। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे यहाँ पर। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कैसे चल रहे हैं देखो। सबसे पहले क्या करो, बॉक्स बनाओ। ठीक है, हर एक को एक बॉक्स के अंदर डालो, प्लस H2O इसका एक बॉक्स, और प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे Fe3O4 इसको एक बॉक्स में डालो, और जो हमारा वाटर हाइड्रोजन है उसको भी एक बॉक्स के अंदर डालो। ठीक है, इसके बाद में नंबर ऑफ़ एटम्स लिखो आप एक जगह पर, जैसे कि मैं इधर लिख रही हूँ। जो हमारे आयरन है उसके कितने रिएक्टेंट्स के अंदर और प्रोडक्ट्स के अंदर, इससे आपको बहुत ईजी होगी। सेकंड है हमारा हाइड्रोजन, फिर है हमारा ऑक्सीजन। हमारे पास 3 ही हैं ये, तो हम लोग आयरन के लिखें। आयरन के रिएक्टेंट के अंदर कितने एटम हैं, 1 एटम है, और प्रोडक्ट के अंदर कितना एटम है, 3 एटम है। हाइड्रोजन का कितना एटम है रिएक्टेंट के अंदर, 2 एटम है, और प्रोडक्ट के अंदर कितना एटम है, वहाँ पर भी हमारा 2 ही एटम है। ऑक्सीजन का हमारा कितना है रिएक्टेंट में, 1 है, और प्रोडक्ट में कितना है, 4 है। तो हमने यहाँ पर जो है इनके एटम्स को लिख लिया है। उसके बाद में हम लोग बैलेंसिंग स्टार्ट करेंगे। बैलेंसिंग का मतलब कि जितने एटम हमारे रिएक्टेंट में हैं उतने ही एटम्स हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर भी होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं। आयरन है हमारा 1 है, प्रोडक्ट में 3 है, यानी कि हमें रिएक्टेंट में 3 बनाने पड़ेंगे प्रोडक्ट में बराबर करने के लिए, है ना। तो हम इस आयरन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ये लो कर दिया, 3Fa कर दिया हमने। ठीक है, ये यहाँ पर हम बाकी को ऐसे ही करते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप बैलेंस करेंगे। तो ऑक्सीजन के हमारे जो थे वो इधर 4 एटम है, हमें तो 8 चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे इसको, सॉरी ऑक्सीजन के 4 इधर है, हमने इधर 4 कर दिया, लेकिन हाइड्रोजन के कितने हो गए, ये 4 2 ज़ा 8 हो गए। 2 एटम पहले थे और 4 टाइम्स हमने कर दिया, तो हाइड्रोजन के कितने एटम्स हो गए, 8 एटम्स हो गए। लेकिन हमें प्रोडक्ट में कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 हैं। हमें इसको भी 8 बनाना है, तो हम इक्वेशन लिखते हैं। कितनी है, Fe के 3, H2O का 4 ले लिया हमने, इसको 4 टाइम्स कर दिया। इधर आयरन के 3 हो गए, ऑक्सीजन के 4, क्योंकि इधर हमने ऑक्सीजन को 4 कर दिया। हाइड्रोजन 8 हो गए, तो हमें इधर भी हाइड्रोजन 8 करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे, 2 तो पहले हैं, अगर हम उसको 4 टाइम्स कर देंगे तो वो 8 हो जाएगी। तो यहाँ से ये जो हमारी इक्वेशन आई है, यहाँ पर हमारे सारे के सारे आइटम्स जो हैं वो इक्वल हैं, रिएक्टेंट्स के अंदर भी है। तो जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं रिएक्टेंट्स के अंदर और प्रोडक्ट्स के अंदर, वो दोनों के दोनों क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। ठीक है, तो इक्वल हो गए हैं, तो ये हमारी कैसी इक्वेशन होगी, ये हमारी है बैलेंस्ड इक्वेशन, जहाँ पर नंबर ऑफ़ एटम्स इन रिएक्टेंट्स एंड नंबर ऑफ़ एटम्स इन प्रोडक्ट्स दोनों के दोनों सेम हैं। ठीक है, मैं आपको एक और एग्जांपल लेकर के दिखाती हूँ। जैसे कि ये है Zn + H2SO4 गिव्स यू ZnSO4 + H2। ये हमारी इक्वेशन ले ली हमने। हम इसको बैलेंस करें, देखेंगे बैलेंस्ड है या नहीं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमने लिख लिए हैं, इनके नंबर ऑफ एटम्स लिखेंगे। जिंक के कितने एटम है रिएक्टेंट के अंदर, 1 है। प्रोडक्ट के अंदर कितना है, 1 है। दूसरा एटम है हमारा हाइड्रोजन, रिएक्टेंट के अंदर कितने हैं, 2 एटम्स हैं, और प्रोडक्ट्स के अंदर कितने एटम हैं, यहाँ पर भी 2 हैं। तीसरा है हमारा सल्फर, सल्फर के कितने एटम हैं,
एक एटम है और प्रोडक्ट के अंदर कितना है, इधर भी एक एटम है। फोर्थ है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कितने एटम है रिएक्टेंट के अंदर, 4, और प्रोडक्ट के अंदर भी 4 हैं। तो यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स किसके बराबर है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इन प्रोडक्ट्स के। दोनों के दोनों सेम है तो यानी कि जो हमारी इक्वेशन है ये हमारी केमिकली बैलेंस्ड है। तो हम इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, ये होगी हमारी केमिकली बैलेंस्ड इक्वेशन। आई होप कि आपको केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड बैलेंस्ड इक्वेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया अच्छे से तो मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, और साथ के साथ में वीडियो को शेयर भी करो ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट मैं आपको टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस करवाऊँगी अगले लेक्चर के अंदर। तब तक स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ। थैंक यू।